हमारा संविधान एक परिचय, इसमें जो है जानेंगे, यानी कि सिर्फ रीडिंग देंगे जो कि सुभाष कश्यप का है। ठीक है, तो इसमें 14 चैप्टर है। 14 चैप्टर में से हम 3 चैप्टर को कवर कर लिए हैं। आज हम चौथा चैप्टर को कवर करने जा रहे हैं और ये इस बुक को लेकर के चौथा वीडियो है। ठीक ना, तो टारगेट है 14 दिन में इनको कंप्लीट करना है। तो ये चौथा दिन है और चौथा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। एक दिन में एक चैप्टर को टारगेट किए हैं, वीडियो चाहे जितना लंबा हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबको डालते हैं। तो देखिए, चैप्टर 4 है संघ, राज्य, क्षेत्र एवं नागरिकता के ऊपर। तो संघ तथा उसके शासित क्षेत्र। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। देश के नाम के विषय में संविधान सभा में काफी विस्तार से चर्चा हुई थी। जहां भारत प्राचीन नाम था और वह देश की एकता तथा अखंडता की चेतना की प्रथम अभिव्यक्ति को निरूपित करता था, वहीं इंडिया आधुनिक नाम था जिसे देश विश्व भर में जाना जाने लगा था। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में भी इसका नाम इंडिया था और सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते इसी नाम से किए गए थे। अतः दोनों नामों के प्रबल पक्षधर थे। अंततः भारत अर्थात इंडिया के नाम को एक शुभ समझौते के रूप में स्वीकार कर लिया गया। देश में इस समय 28 राज्य तथा 9 संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित है। राज्य जिसमें कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड, बिहार, गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। और संघ राज्य क्षेत्र जिसमें 9 है, तो 9 का नाम इस प्रकार से है, जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली। अब इसका नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्य क्षेत्र है। लक्षद्वीप, पांडुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। भारत एक संघ है, इस बात पर बल देने का प्रयोजन इस तथ्य को प्रकाश में लाना था कि यह संघटक इकाइयों के बीच सौदेबाजी या समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि यह संविधान सभा की एक स्पष्ट घोषणा है जिसने अपनी शक्ति तथा प्राधिकार भारत की प्रभुत्व संपन्न जनता से प्राप्त किया था। इसलिए कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता है और ना ही अपनी मर्जी से संविधान की प्रथम अनुसूची में निर्धारित अपने राज्य क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 2, 3 तथा 4 में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि नए राज्यों की स्थापना या उनके प्रवेश और विद्यमान राज्यों के नामों, क्षेत्रों व उनकी सीमाओं आदि में परिवर्तन के लिए बनाई गई विधियां अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान का संशोधन नहीं मानी जाएगी, अर्थात इन्हें बिना किसी विशेष प्रक्रिया के तथा किसी भी अन्य साधारण विधान की तरह साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। अनेक नए राज्यों का निर्माण किया गया, जैसे कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उत्तराखंड, तेलंगाना आदि। साथ ही नए संघ राज्य क्षेत्र जैसे कि जम्मू कश्मीर व लद्दाख भी बने। नागरिकता नागरिकता इसका प्रतीक है कि व्यक्ति को राज्य की पूर्ण राजनीतिक सदस्यता प्राप्त है, राज्य के प्रति उसकी अस्थायी निष्ठा है और वह राज्य द्वारा इस बात की आधिकारिक स्वीकृति है
कि उसे राजनीतिक प्रणाली में शामिल कर लिया गया है। नागरिकता कतिपय दायित्व, अधिकार, कर्तव्य और विशेषाधिकार प्रदान करती है। ये विदेशियों को प्राप्त नहीं होते। सभी लोक पदों के द्वारा नागरिक के लिए ये विदेशियों को प्राप्त नहीं होते। सभी लोक पदों के द्वार नागरिकों के लिए खुले होते हैं। वह सभी लोक सेवाओं में भर्ती का पात्र होता है। मतदान करने का अधिकार तथा कतिपय मूल अधिकार केवल नागरिकों को सुलभ होते हैं और कर अदा करने, राष्ट्र की रक्षा करने जैसे दायित्व नागरिकों के होते हैं। नागरिकता को व्यक्ति तथा राज्य के बीच के कानूनी संबंध के रूप में भी देखा जा सकता है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी निष्ठा राज्य के प्रति व्यक्त करता है तथा राज्य व्यक्ति को अपना संरक्षण प्रदान करता है। इस संबंध का विनियमन राष्ट्रीय विधि करती है तथा उसे मान्यता अंतर्राष्ट्रीय विधि प्रदान करती है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया तथा नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5 से 9 को तुरंत लागू कर दिया। इससे पहले भारतीय नागरिकता की कोई संकल्पना विद्यमान नहीं थी। उस समय तक हम में से जो लोग ब्रिटिश भारत में रहते थे क्राउन के अधीन थे और इस प्रकार ब्रिटिश प्रजा थे, उन पर ब्रिटिश राष्ट्रीयता कानून लागू होते थे और जो लोग देशी रियासतें के रहने वाले थे उन्हें ब्रिटिश संरक्षण प्राप्त व्यक्तियों का दर्जा प्राप्त था। भारत के बंटवारे और बड़ी संख्या में लोगों के प्रवास ने नागरिकता के निर्धारण के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा कर दी। संविधान में केवल इस संबंध में विधि निर्धारित की गई कि संविधान के प्रारंभ के समय कौन कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। इसमें नागरिकता के अर्जन तथा निरसन के तरीके के बारे में कोई उपबंध नहीं था। अनुच्छेद 11 में कहा गया था कि संसद नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा विनियमित कर सकती है। वर्ष 1955 में पारित किए गए भारतीय नागरिकता अधिनियम में नागरिकता के अर्जन तथा निरसन के बारे में विधि बनाई गई। अनुच्छेद 5 से 8 के अंतर्गत प्रत्येक उस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की गई जो संविधान के प्रारंभ के समय निम्नलिखित में से किसी एक श्रेणी के अंतर्गत आता था। यदि वो भारत का अधिवासी तथा भारत में जन्मा तो भारत संघ की अधिकांश जनसंख्या ऐसे व्यक्तियों की थी। दूसरा, आदिवासी जो भारत में नहीं जन्मा किंतु उसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा था। तीसरा, अधिवासी जो भारत में नहीं जन्मा पर जो 5 वर्ष से अधिक समय तक भारत का सामान्य निवासी रहा था। चौथा, भारत का निवासी किंतु जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चला गया था और बाद में पुनर्वास अनुज्ञा लेकर भारत लौट आया था। पांचवा, पाकिस्तान का निवासी किंतु जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में प्रवास कर गया था अथवा जो उस तारीख के बाद आया था किंतु 6 महीने से अधिक समय से भारत में निवास कर रहा था और जिसने विहित ढंग से पंजीकरण करा लिया था। और छठा, भारत के बाहर रहने वाला किंतु जिसके माता पिता में से कोई या पितामह या पितामही अथवा पितामह या माता माही अर्थात दादा दादी या नाना नानी में से कोई भारत में जन्मा था। इस प्रकार संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के लिए क अधिवास के आधार पर, ख पाकिस्तान से आए तथा वहां गए व्यक्तियों के लिए और ग विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए नागरिकता के उपबंध समाविष्ट कर दिए गए थे। नागरिकता के अधिकार को विधि स्वरूप प्रदान करने के लिए संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया जिसमें नागरिकता के अर्जन तथा निरसन की व्यवस्था की गई। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में उपबंध किया गया कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति कुछ अपवादों जैसे राजनयिकों तथा शत्रु विदेशियों के बच्चों के अधीन रहते हुए जन्म से भारत का नागरिक होगा। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के बाहर जन्मा कोई भी व्यक्ति कतिपय अपेक्षाओं के अधीन रहते हुए भारत का नागरिक होगा यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक था। कतिपय दशाओं में कुछ अर्जित श्रेणियों के व्यक्ति विहित रीति में पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता अर्जित कर सकते हैं।
घ विदेशी व्यक्ति कतिपय शर्तों पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन देकर भारतीय नागरिकता अर्जित कर सकते हैं। अंग यदि कोई राज्य क्षेत्र भारत का अंग बन जाता है तो भारत सरकार आदेश द्वारा यह निर्दिष्ट कर सकती है कि उसके परिणाम स्वरूप कौन व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है। च नागरिकता निरसन कतिपय आधारों पर स्वेच्छा से त्याग दिए जाने या वंचित कर दिए जाने के कारण समाप्त हो सकती है। 6 राष्ट्रमंडल देश के किसी नागरिक को भारत में राष्ट्रमंडल नागरिक का दर्जा प्राप्त होगा। सरकार परस्परता के आधार पर उपयुक्त प्रावधान कर सकती है। संविधान तथा इस विधि में नागरिकता के उपबंधों के संबंध में यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि संविधान निर्माताओं ने एकीकृत राष्ट्र तथा संयुक्त बंधुता का निर्माण करने के लक्ष्य को सामने रखकर एकहरी भारतीय नागरिकता का प्रावधान करने का निर्णय लिया था। सभी नागरिकों के चाहे उनका जन्म किसी भी राज्य में हुआ हो, बिना किसी भेदभाव के देश भर में एक से अधिकार एवं कर्तव्य हैं, किंतु जनजाति क्षेत्रों आदि के मामले में अस्थायी तौर पर कुछ विशेष संरक्षण प्रदान किए गए थे। अनुच्छेद 16 के अधीन संसद को शक्ति दी गई कि वह किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के अंदर निवास को उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के अधीन कतिपय श्रेणियों के रोजगारों के लिए आवश्यक अर्हता विहित कर सकती है। 1955 के नागरिकता अधिनियम में समय समय पर संशोधन होती रहे हैं, जैसे कि वर्ष 1986 में, वर्ष 1992 में, वर्ष 2003 में, वर्ष 2005 में तथा 2015 में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव आए। 2003 में और 2005 के संशोधनों से हाल ही में 5 अगस्त 2019 अनुच्छेद 370 के तहत जारी राष्ट्रपति के आदेश का प्रभाव भारत के संविधान के सभी प्रावधानों को समान रूप से जम्मू एवं कश्मीर राज्य पर लागू करने पर पड़ा। संसद द्वारा पारित जम्मू व कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 राज्य को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करता है, पहला जम्मू व कश्मीर तथा दूसरा लद्दाख। इसके अतिरिक्त सभी भारतीय नागरिकों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने का एक प्रावधान किया गया। विदेशों में बसे और वहां की नागरिकता प्राप्त भारतीय मूल के कुछ लोगों को भारत की नागरिकता की कुछ सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई। भारतीय मूल के लोग कुछ शर्तों के अंदर यानी कि भारत की समुद्र पार नागरिकता के लिए पंजीकृत किए जा सकते हैं और वे भारत में संपत्ति खरीद सकते हैं, वीजा के बिना भारत की यात्रा कर सकते हैं, व्यापार में निवेश कर सकते हैं आदि। इसके बावजूद वे निर्वाचन में मतदान करने तथा विभिन्न राजकीय पदों पर नियुक्ति पाने के अधिकार नहीं होंगे। ऐसे व्यक्ति जो बिना भारतीय नागरिकता छोड़े विदेशों में रह रहे हैं, जो कि अप्रवासी भारतीय कहलाते हैं, उसके विशेषाधिकार अधिक हैं। 2003 का संशोधन अधिनियम में अवैध प्रवासियों की धारणा को मानता है, जो उन्हें पंजीकरण के द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन करने के अयोग्य बनाता है और उनके बच्चों को भी अवैध प्रवासियों के रूप में घोषित करता है। नवीनतम नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA यह व्यवस्था प्रदान करता है कि वर्ष 2014 के अंत से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत में प्रवेश करने वाले उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध तथा ईसाई को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। अधिनियम के कार्यान्वयन का कुछ वर्गों द्वारा इस आधार पर विरोध किया गया है कि यह मुसलमानों को निष्कासित करने के लिए नागरिकता से वंचित करता है और संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत सभी के लिए समानता के कानून और समान कानूनी संरक्षण के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। हमारे संविधान में एक भाग 3 में मूलभूत अधिकार के रूप में शामिल है, तो साथ ही मूलभूत कर्तव्यों की भी बात यहाँ की गई है। केवल नागरिक ही संसद और राज्य विधानसभाओं की सदस्यता सहित किसी भी सार्वजनिक पद के लिए योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। अस्थायी सरकारी पद जैसे कि न्यायाधीश आदि भी केवल नागरिकों के लिए ही सीमित रखे गए हैं। तो अब बात करते हैं चैप्टर संख्या 5 यानी कि आधारभूत तत्व। इसमें हम जानेंगे मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्य। इनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, बाय बाय, लव यू, बाय, गुड नाइट।